नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, जो कि भारतीय संविधान की तीसरी क्लास है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। तो भारतीय संविधान क्योंकि एक लिखित संविधान है, जो कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। अब यदि हम बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता में कठोर अर्थात अनम्य और लचीला अर्थात नम्यता का समन्वय माना जाता है भारतीय संविधान को। जैसे कि हम देखें, कठोर अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कठिनाई हो तो उसे कठोर संविधान, तथा उसमें संशोधन सरलता से किया जा सके तो उसे लचीलापन कहेंगे। अब इसका निर्णय कैसे किया जाए? तो जैसे कि भारतीय संविधान में संशोधन करते समय बहुमत 2/3 अर्थात 2/3 लगे तो वह कठोर संशोधन कहा जाएगा। वहीं अगर साधारण बहुमत से संशोधन होता है तो वह सरल संशोधन कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखें तो जो यूएसए का संविधान है वह एक कठोर संविधान कहलाता है और ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान कहलाता है। किंतु भारत में दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए भारत का संविधान न तो कठोर है न तो लचीला है, दोनों का समन्वय है। अब अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अर्थात भारतीय संविधान एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था को लिया हुआ है। दोस्तों, अगर हम एकात्मकता और संघीय व्यवस्था में अंतर देखें तो एकात्मकता के अंतर्गत यदि हम केंद्र और राज्य को लें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये केंद्र है और ये राज्य है, तो केंद्र और राज्य में कोई एक की शक्ति अधिक होगी तो उसे कहेंगे एकात्मकता। किंतु यदि केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति बराबर हो तो उसे कहेंगे संघीय व्यवस्था। जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो त्रिस्तरीय सरकार, जैसा कि हम जानते हैं भारत में केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी के स्तर पर चुनाव होता है और सरकार बनती है, जो कि एक संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। शक्तियों का विभाजन भारत में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची विषय में विभाजित किया गया है। यह भी संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाता है। अब यदि बात करें लिखित संविधान, तो यह भी संघीय व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि संविधान हमारे यहाँ राज्यों और लोकल बॉडीज और केंद्र सभी में एक ही है, इसीलिए यह समानता को दर्शाता है। संविधान का कठोर होना और द्विसदनीयता, जैसा कि हम देखते हैं केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनी तथा राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद देखा जाता है। वहीं यदि हम बात करें एकात्मकता की, तो एकात्मकता के अंतर्गत एक सशक्त केंद्र, जैसे कि मैंने बताया था कोई एक पक्ष अधिक सशक्त हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक सशक्त केंद्र को दिखाया जा रहा है, मतलब यह एकात्मकता का लक्षण है। एकल संविधान का होना, एकल नागरिकता का होना, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं तथा आपातकालीन प्रावधान, यह सभी एकात्मकता का लक्षण भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की, तो उसमें बताया गया है कि जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत जो है उसमें राज्य जो हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं प्राप्त है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब यदि हम देखें चौथी विशेषता की, तो चौथी विशेषता है वृहद स्रोतों का से विहित, अर्थात भारतीय संविधान जो बनाया गया है वह कई देशों की विशेषताओं साथ ही कुछ अधिनियम को लेकर बनाया गया है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935,
यह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आया था भारत शासन अधिनियम, जिसके अंतर्गत 250 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में रखा गया है। वहीं बाकी का जो अनुच्छेद है वह अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, जैसे कि यूएसए से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, उनकी नियुक्ति, महाभियोग, उद्देशिका। वैसे ही आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति जैसे कई प्रावधानों को लिया गया है। अब हम बात करें पांचवी विशेषता की, तो पांचवी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है संसद की सर्वोच्चता। जैसा कि हम देखते हैं हमारे यहाँ संसद को सर्वोच्च माना जाता है। संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसको मिलकर संसद बनता है, उसको हम सर्वोच्च मानते हैं। वैसे ही राज्यों में है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये जो प्रावधान है ये जो विशेषता है वह ब्रिटेन से ली गई है। जहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे यहाँ नाम मात्र और वास्तविक सरकार पाई जाती है, प्रमुख है ना। नाम मात्र प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख होते हैं। नाम मात्र प्रमुख की बात करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो नाम मात्र के प्रमुख कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख संसद के ही मंत्रिपरिषद से के जो मेन जो पीएम और सीएम अर्थात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो होते हैं वही होते हैं। इसीलिए इसे संसदीय प्रणाली शासन व्यवस्था कही जाती है भारतीय संविधान को। अब यदि बात करें हम छठवीं विशेषता की, तो छठवीं विशेषता के अंतर्गत न्यायपालिका के बारे में देखेंगे, जिसमें कि भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका मानी जाती है। दोस्तों, अगर मैं एकीकृत की बात करूं तो यहाँ पर एक पिरामिड दिख रहा है हमको, जिसमें कि हम देख सकते हैं सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र में है आता है, केंद्र मतलब पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है। वहीं राज्यों में हाई कोर्ट जो कि अभी वर्तमान में संख्या 25 है, तथा इसके अधीन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। किंतु ये सारे जो कोर्ट हैं या न्यायालय हैं वो उनके जो निर्णय हैं अपने आप में स्वतंत्र माने जाते हैं, इसीलिए इसको एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सातवीं विशेषता की, तो संविधान की सर्वोच्चता इसकी सातवीं विशेषता है। जैसे कि हम देखें भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात कोई भी कार्य यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग किया जाता है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना जाता है तथा ब्रिटेन के अंतर्गत संसद को सर्वोच्च माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं आठवीं विशेषता की। आठवीं विशेषता है वयस्क मताधिकार। क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भारतीय संविधान में जो भी वयस्क अर्थात 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो अपना मत देकर एक अपना नेता चुन सकता है, सरकार चुन सकता है। इसी के तहत यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को लागू किया गया है और इसी के अंतर्गत जितने भी वयस्क नागरिक हैं वो अपना मत देकर यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनते हैं। थैंक यू।